नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। फौज में भर्ती के लिए बनाई गई अग्निपथ स्कीम में हुकूमत की जानिब से एज लिमिट बढ़ाने के बाद भी मुजाहिरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और तेलंगाना में मुजाहिरीन ने ट्रेनों को आग लगा दी। कई जगह रेलवे ट्रैक और सड़क जाम कर दिए गए। इस बीच वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने रेलवे की जायदाद को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेन के एक रेल कोच में आग लगा दी गई। रेलवे स्टाफ ने फौरी ही उस कोच में सवार 40 मुसाफिरीन को निकालकर सबकी जान बचा ली। मुसाफिरीन में बच्चे भी शामिल थे। वहीं फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर 4 बसों में तोड़फोड़ करके जैम लगाया गया। हरियाणा के नारनौल में भी नौजवानों ने जैम लगा दिया। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई। यहाँ हुए पुरतशद्दुद मुजाहरे के दौरान पुलिस फायरिंग में एक की मौत हो गई। दूसरी मौत बिहार के लखीसराय के जिले में हुई है। राजस्थान के भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को लहूलुहान कर दिया। इस एहतजाज की वजह से 200 ट्रेनें मुतासिर हुई हैं। पूरे मुल्क में 35 ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि 13 को कुछ वक्त के लिए रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में सुबह 5 बजे से मुजाहरे शुरू हो गए थे। वहां कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। अरे सर पानी आ गया पाइप इस साइड निकालो, पाइप बीच से हवा में मतलब ठीक रहे पूरा लहर सब उपदार भी है कि स्टूडेंट के नाम पे आती है कि हाँ इस्लामपुर में शायद में गाड़ी भेजी और यहाँ मगर से नाम लगा दिया है सर इस्लामपुर रेलवे स्टेशन दूर रखे सर, थोड़ा दूर रखे, आप लोग थोड़ा दूर हो जाइए। अरे
बिहार के दरभंगा में अग्निपथ स्कीम को लेकर तीसरे दिन भी जमकर मुजाहरा हुआ। इस दौरान कई नौजवानों ने सड़कें जाम कर दी थी। इसमें बच्चों से भरी एक स्कूल बस फंस गई। बस के बाहर मुजाहिरीन लाठी डंडे लेकर खड़े थे। बच्चों ने उन्हें देखा तो रो पड़े। इस वाक़े का वीडियो सामने आया है। वीडियो में 7 से 8 बच्चे स्कूल बस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन बच्चों ने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। बस के अंदर मौजूद एक शख्स ने जैसे ही बच्चों से पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है, तो बच्चे रोने लगे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखा। ये वीडियो जुमे के रोज का है। दरभंगा के म्यूजियम गुमटी के पास नौजवानों ने सड़क जाम कर दी थी। वहीं कई नौजवानों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी जाम में स्कूल बस फंस गई थी। बाद में पुलिस ने वहां पहुंचकर बस को जाम से निकलवाया। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ मुल्क भर में नौजवानों की शदीद तहरीकों के दरमियान वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने नौजवानों से अपील की कि कोरोना वबा की वजह से भर्ती से महरूम रह जाने वाले तुलबा जल्द ही शुरू होने वाली इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दें। वजीर दिफा और वजीर दाखिला ने ट्विटर पर अपने पैगामात मुल्क के नौजवानों के लिए दिए और जोर दिया कि इस साल अग्निपथ स्कीम में भर्ती के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र की हद में 2 साल की छूट दी गई और नौजवान इस स्कीम से फायदा उठाएं। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं नौजवानों के मुस्तकबिल के तई फिक्रमंदी और हिस्सासियत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं नौजवानों से अपील करता हूं कि फौज में भर्ती का अमल चंद दिनों में शुरू होने वाला है, इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत पर हुकूमत ने इस बार अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र की हद 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी है। ये एक बार की छूट है। इससे बहुत सारे नौजवान अग्निवीर बनने के अहल हो जाएंगे। गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 2 वर्षों से भर्ती से महरूम नौजवानों से अपील की कि वो फौज में शामिल होने के इस मौके से इस्तेफादा करें। जनरल पांडे ने जुम्मे के रोज कहा कि साल 2022 में होने वाली अग्निवीरों की भर्ती के लिए उम्र की हद 2 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इस हिस्सास फैसले से मुहिब्बे वतन नौजवानों को मौका मिलेगा जो कोरोना वबा के बायस फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे थे। जैसा मैंने आपको बताया, ये जल्दी भी ही प्रक्रिया शुरू होने जाने वाली है। अगली 2 दिन में ये अधिसूचना या नोटिफिकेशन joinindianarmy.nic.in पर यह घोषित किया जाएगा और उसके पश्चात हमारे आर्मी रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो रजिस्ट्रेशन और रैली उसका शेड्यूल डिटेल में डिक्लेयर करेंगे। इन सब प्रक्रिया में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जितने भी युवा या जितने भी उम्मीदवार हैं उनको तैयारी के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। और अंत में जहां तक अग्निवीर का रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर में जाने का सवाल है, तकरीबन इस साल के दिसंबर तक पहला अग्निवीर की ट्रेनिंग रिक्रूट सेंटर में शुरू हो जाएगी। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है।
इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। जय हिंद। कांग्रेस ने जुमे को नरेंद्र मोदी हुकूमत से फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम को फौरी तौर पर खत्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि ये स्कीम कौमी सलामती और नौजवानों के मफाद में नहीं है। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी हेडक्वार्टर्स में मीडिया से बात करते हुए बताया कि हम मरकजी हुकूमत से अग्निपथ स्कीम को फौरी असर से वापस लेने का मुतालबा करते हैं। ये भर्ती स्कीम ना तो कौमी सलामती के मफाद में है और ना ही हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए महफूज है। विदेशी तजुर्बे लेके हिंदुस्तान में आने की बीमारी लग गई है। फार्म लॉ लेके आए, अमेरिका से लेके आए हैं, कॉर्पोरेटाइजेशन कराएंगे, मगर हिंदुस्तान में जहां अमेरिका में 400 एकड़ एवरेज किसान के पास है, यहां हिंदुस्तान में 2 एकड़। वो हिंदुस्तान के लिए कामयाब नहीं था और इसीलिए सरकार को अंततः वापस लेना पड़ा। अब ये कह रहे हैं इजराइल में, मैं आपको बताना चाहता हूं इजराइल ऐसा देश है, छोटा देश है, एडवांस इकोनॉमी है, वहां पर 100% लोगों के पास रोजगार है, बेरोजगारी नहीं है, कोई फौज में जाके खुश नहीं है। इसीलिए अनिवार्य रूप में 4 साल की सर्विस करानी पड़ती है, क्योंकि किसी की फर्स्ट प्रेफरेंस फौज नहीं होती। वो इजराइल की स्थिति हो सकती है, मगर हिंदुस्तान की स्थिति उससे भिन्न है। हिंदुस्तान में इस सरकार की बदौलत आज 75 साल के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में, और राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना हिंदुस्तान के नौजवान में कूट कूट के भरी है। इसीलिए फौज, करोड़ों नौजवानों के लिए फौज में जाकर देश की सेवा करना सबसे पहला लक्ष्य होता है उनके जीवन का। इसीलिए आपको अनिवार्य, जो बाकी देशों में जहां जाके खुश नहीं है, इसीलिए अनिवार्य करके, क्योंकि वहां पे एडवांस इकोनॉमीज हैं, वहां पे आपको 4 साल में, तो वहां की और हिंदुस्तान की परिस्थिति में बहुत बड़ा फर्क है। और हिंदुस्तान का पड़ोस आप देखिए, चीन 2.5 मिलियन की उनकी फौज है, हमारी 1.4 मिलियन की फौज। चीन की देखिए स्थिति, पाकिस्तान की देखिए स्थिति, रूस की यहाँ पर सेना का मामला, रूस की सेना की जो पद्धति है वो देखिए। ये छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप मुस्तकिल मुलाजिमत के लिए भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने गुज़िश्ता 23 सालों से भर्ती नहीं की है। नौजवान बड़ी तादाद में बेरोजगार जब 4 साल बाद घर पहुंचेंगे तो आप उन्हें पुलिस की नौकरी देंगे, उनका क्या होगा जो पुलिस में शामिल नहीं हो सकेंगे। बघेल ने मजीद कहा कि वो सीखेंगे कि बंदूक किस तरह चलाई जाती है, आप माशरे को कहां ले जाना चाहते हैं, आपका इरादा नेक नजर नहीं आता। ऐसे ही राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी अग्निपथ स्कीम की शदीद मुखालिफत की है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, वो अपना काम करे, स्वतंत्रता पूर्वक काम करे। अब रमन सिंह और उसके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन करते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग किया, इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए, वहां नहीं होता, कोर्ट गए। तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो सेंट्रल, हमारा विरोध तो यही है कि सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये दबाव मुक्त होना चाहिए। पूरे 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो, इसके द्वारा किया गया, डीआरआई के द्वारा किया गया, नहीं किया गया। क्यों? और जैसे जब वो विपक्ष में रहते हैं तो उनके खिलाफ बड़े बड़े केस रहते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, चाहे वो नारायण राणे हो, चाहे हेमंत विश्व शर्मा हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के एक नेता, क्या नाम, वो शामिल हो जाए भारतीय जनता पार्टी में, मामला सब साफ हो जाता है। मेरा को टाइम मांगा, 15 को मुकदमा दर्ज हो गया और 17 को रेड हो गई।
तो मेरे को तो पता नहीं ये क्या अप्रोच है, ये समझ के परे देखो। और इस प्रकार के जो पहले क्राइसिस आया था हमारे ऊपर पॉलिटिकल, तब भी उनके यहाँ पर ईडी की रेड हुई थी जोधपुर के अंदर। 40-45 साल से ब्रदर अपने काम करते हैं और मैं अपना काम करता हूँ। हमारे परिवार में कभी सिस्टम कभी रहा ही नहीं, और मैं इतना अपना आपको इन्वॉल्व रखा राजनीति के अंदर कि घर में भी शादी ब्याह होते तो मैं वर्कर की तरह जाता हूँ। अब मैं अगर दिल्ली में एक्टिव हूँ या मैं राहुल गांधी जी के इस मोमेंट में मैंने भाग लिया, तो उसका बदला भाई से क्यों लिया जाता है? क्राइसिस सरकार पे आया था यहाँ पर जयपुर में, तब ईडी की रेड हो गई, जबकि उनको कोई संबंध ही नहीं राजनीति से। उनके परिवार में कोई भी परिवार के सदस्य राजनीति है ही नहीं। और समझ के परे है कि इस प्रकार के आप पहले छापे डाल दिया आपने ईडी के, अब पहुंच गई सीबीआई, ये समझ के परे हैं। इसको मैं समझता हूँ आम जनता भी इसको लाइक नहीं करती। धीरे धीरे नुकसान बीजेपी को ही है इस तरह। वज़ीर आला पंजाब और आम आदमी पार्टी के लीडर भगवंत मान ने फौजी भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि हम किराए के फौजी नहीं रख सकते, हम सिर्फ 21 साल की उम्र में उन्हें साबिक फौजी कैसे बना सकते हैं? वो मुश्किल हालात में मुल्क की हिफाजत करते हैं। सियासतदान कभी सुबुकदोश नहीं होते, सिर्फ फौजी और अवामी सुबुकदोश होते हैं। हमें किराए के फौजी नहीं चाहिए, अग्निपथ स्कीम को वापस लिया जाए। देखिए, फौज किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में? तो ये तो ठीक नहीं है। 4 साल जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है, जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने आज ट्विटर पर लिखा कि अग्निपथ को नौजवानों ने नकारा, ज़राई क़वानीन को किसानों ने नकारा, नोटबंदी को माहिरे माशियात ने नकारा, जबकि जीएसटी को ताजिरों ने नकारा। मुल्क के अवाम क्या चाहते हैं ये बात वज़ीर आज़म नहीं समझते, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने दोस्तों की आवाज़ के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने फौजी भर्ती स्कीम अग्निपथ को वापस लेने का मुतालबा करते हुए ट्विटर पर लिखा कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे कि बीजेपी हुकूमत को नई आर्मी भर्ती का उसूल बदलना पड़ा। मतलब स्कीम जल्दबाजी में नौजवानों पर मुसल्लत की जा रही है। नरेंद्र मोदी जी, इस स्कीम को फौरन वापस लीजिए। एयरफोर्स की रोकी हुई भर्तियों में तकरूरी और रिजल्ट दीजिए। फौजी भर्ती को उम्र में छूट देकर पहले की तरह कीजिए। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस कायद राहुल गांधी से अब पीर के रोज पूछताछ होगी। राहुल की अपील पर एजेंसी ने पूछताछ 3 दिन के लिए टाल दी है। राहुल को जुमेरात के ब्रेक के बाद जुमे को ईडी के दफ्तर पहुंचना था, लेकिन सोनिया गांधी की खराब तबीयत की वजह से उन्होंने पूछताछ पोस्टपोन करने के लिए कहा था। दरअसल सोनिया गांधी को सांस की नली के निचले हिस्से में फंगल इन्फेक्शन हो गया है, जिसकी वजह से जुमेरात को उनकी हालत बिगड़ गई थी। इसलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल गांधी को पीर को पूछताछ के लिए आने के सिलसिले में नया समन जारी करेगी। सोनिया गांधी को सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया था, ये जानकारी कांग्रेस ने जुमे के रोज जारी की है। कांग्रेस के तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा कि कोरोना होने के बाद उनकी नाक से खून बहने लगा था, जिसके बाद 12 जून को उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। अब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रमेश ने बताया कि सांस की नली के निचले हिस्से में फंगल इन्फेक्शन का भी पता चला। ईडी ने सोनिया गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 23 जून को तलब किया है। राहुल गांधी से एजेंसी पहले ही पूछताछ कर रही है। उधर राहुल से 3 दिनों में 30 घंटे पूछताछ हो चुकी है। शान रिसालत
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा को पिछले 5 दिनों से मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए मुंबई पुलिस की एक टीम दिल्ली में है। महाराष्ट्र हुकूमत के जराये के मुताबिक पुलिस के पास नुपुर शर्मा के खिलाफ काफी सबूत हैं। भिवंडी के एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि नुपुर शर्मा के वकील की तरफ से स्टेशन में एक मेल आया था, जिसमें उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाने के लिए 4 हफ्ते का वक्त मांगा। नुपुर शर्मा ने टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुछ मुतनाज़ा रिमार्क्स किए थे और उसके बाद अगले ही दिन मुंबई पुलिस ने भिवंडी पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज किया था। ये केस रजा एकेडमी के ज्वाइंट सेक्रेटरी इरफान शेख ने दर्ज कराया था। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने बताया कि 29 मई की रात को नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। नुपुर शर्मा के खिलाफ आईपीसी की सेक्शन 295A के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके तहत उन पर मजहबी जज्बात को भड़काने का इल्जाम लगाया गया। इसके अलावा 2 कम्युनिटीज के बीच दुश्मनी बढ़ाने के इल्जाम के तहत सेक्शन 153A के तहत भी केस दर्ज किया गया है। अमेरिका ने मरकज में हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के 2 ओहदेदारों नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ से पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किए गए उन तबसरों की मजम्मत की, जिनके सबब मुल्क के मुसलमानों और मुस्लिम ममालिक में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने जुमेरात को मीडिया से कहा कि हम बीजेपी के 2 ओहदेदारों के काबिल एतराज़ तबसरों की मजम्मत करते हैं, लेकिन हमें ये देखकर खुशी हुई कि पार्टी ने अवामी तौर पर उन तबसरों की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि हम आला सतह पर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ात बशमुल मजहब या अक़ीदे की आज़ादी से मुतालिक मसाइल पर हुकूमत हिंद के साथ बाकायदगी से बातचीत करते हैं और हम हिंदुस्तान को इंसानी हुकूक के एहतराम को फ़रोग़ देने की तरगीब देते हैं। Something that we've condemned. We've condemned the offensive comments made by 2 BJP officials, and we were glad to see that the party publicly condemned those comments. We regularly engage with the Indian government at senior levels on human rights concerns, including freedom of religion or belief, and we encourage India to promote respect for human rights. The Secretary said when he was last in New Delhi last year that the Indian people and the American people, we believe in the same values. Human dignity, human respect, equality of opportunity, and the freedom of religion or belief. These are fundamental tenets, these are fundamental values within any democracy, and we speak up for them around the world. Sir, India and other Asian nations are becoming an increasingly नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने 2002 के गुजरात फसादात से मुतालिक बाब को अपनी 12वीं जमात की निसाबी किताबों से हटाने का फैसला किया। इसके अलावा सर जंग और मुगल दरबारों पर लिखे अबवाब को भी हटा दिया गया। NCERT के मुताबिक फसादात के साथ साथ किताब से नक्सल तहरीक की तारीख और इमरजेंसी तनाज़े को भी हटाने का फैसला किया गया। NCERT ने इसकी वजह भी बताई। काउंसिल का कहना है कि कोरोना वबा के बाद तुलबा के निसाब में मुनासिब तखफीफ के लिए यह कदम उठाया गया। NCERT के मुताबिक कोविड की वबा के पेश नज़र तुलबा के निसाब को कम करने के लिए कुछ अहम इक़दाम किए गए हैं और इसके तहत क्लास 6 से 12 के निसाब में तब्दीली की गई है। NCERT ने इसकी वजह भी बताई। काउंसिल का कहना है कि कोरोना वबा के बाद तुलबा के निसाब में मुनासिब तखफीफ के लिए यह कदम उठाया गया। शिवसेना ने आज दावा किया है कि बीजेपी न सिर्फ पांचजहानी कांग्रेस कायदीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यादों को मिटाना चाहती है, बल्कि वो नेहरू गांधी खानदान की विरासत को भी तबाह करना चाहती है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी से पूछगछ पर शिवसेना के तर्जुमान सामना के दारिया में मरकज पर तनकीद की गई है। इसे ताकत का घमंड करार देते हुए मराठी रोजनामे ने कहा कि गांधी से सवाल करके बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो किसी का भी गिरेबान पकड़ सकती है। बीजेपी न सिर्फ पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की यादों को मिटाना चाहती है, बल्कि नेहरू गांधी खानदान की विरासत को भी खत्म करना चाहती है। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, कल कोई भी हो सकता है। सामना में दावा किया गया कि अब हुकूमत के पास मुखालिफिन को खत्म करने के लिए सिर्फ गैस चेंबर्स की कमी है, जैसा कि हिटलर ने बनाया था। सामना में पूछा गया कि फिर कानून सबके लिए बराबर कैसे है। इसमें कहा गया कि शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तफ्तीश के दायरे में है। एजेंसी को कभी भी
किसी बीजेपी लीडर पर छापा मारते नहीं देखा गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का वाहिद काम अनिल देशमुख, नवाब मलिक जो कि दोनों फिलहाल जेल में हैं, अभिषेक बैनर्जी, टीएमसी कायद संजय रावत और दीगर लोगों को फंसाना है, लालू प्रसाद यादव को फंसाना है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला कत्ल केस में बड़ा खुलासा हुआ है। लॉरेंस गैंग के 5 गैंगस्टर्स ने मिलकर मूसेवाला का कत्ल करने की साजिश रची थी। इसमें लॉरेंस के अलावा गोल्डी बराड़, सचिन थापन, अनमोल बिश्नोई और विक्रम बराड़ शामिल हैं। जराये के मुताबिक लॉरेंस ने तिहाड़ जेल से पूरी साजिश रची। कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और दुबई में बैठे गैंगस्टर विक्रम बराड़ ने साजिश को अंजाम दिया। अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन ने पूरी साजिश में अहम रोल निभाया है। ये दोनों भी इस वक्त यूरोप में बताए जा रहे हैं। इन 5 गैंगस्टर्स की मूसेवाला की रेकी से लेकर कत्ल करने वाले शार्प शूटर्स को डायरेक्शन दे रहे थे। लॉरेंस से पूछताछ के बाद पंजाब पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है। यह भी खुलासा हुआ है कि लॉरेंस गैंग मूसेवाला से इस कदर रंजिश रखकर बैठा था कि बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में कत्ल की साजिश थी। यही वजह है कि कत्ल में रूसी वेपन AN-94 इस्तेमाल किया गया। इस हथियार के तेजी से गोली छोड़ने की वजह से बुलेट प्रूफ ग्लास को भी बेअसर किया जा सकता है। इस पंजाब पुलिस ने अभी इस पूरे मामले पर सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी हुकूमत से लगभग 2 दहाकों पुरानी तजवीज़ को फिर से लागू करने की अपील की। कमीशन ने उम्मीदवारों को 1 से ज़्यादा सीटों पर इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए कानून में तरमीम पर भी जोर दिया। कमीशन ने यह भी कहा कि अगर उम्मीदवार ऐसा नहीं करते हैं तो एक इलाके को खाली करने और बाई इलेक्शंस करवाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। हाल ही में वजारत कानून में एक ऑफिशियल से बातचीत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने 2004 में पहली बार तजवीज़ करदा इस तरमीम के लिए जोर दिया था। मौजूदा कानून के तहत उम्मीदवार को आम इंतखाबात, बाई इलेक्शंस और 2 साल में होने वाले इंतखाबात में 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है। अगर कोई शख्स 1 से ज़्यादा सीटों से इलेक्ट होता है तो वो शख्स सिर्फ उन्हीं सीटों में से एक पर काबिज हो सकता है जिस पर उसने जीत हासिल की है। इसमें तरमीम करते हुए अब ये प्रोविजन लाने की कोशिश की जा रही है कि एक उम्मीदवार सिर्फ एक ही सीट से इंतखाबात लड़ सकता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर में इस साल यानी 2022 के खत्म तक इलेक्शन का अमल शुरू हो सकता है। इस यूनियन टेरिटरी में डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल हो चुका है। अब जम्मू में 43 और कश्मीर में असेंबली की 47 सीटें होंगी। बता दें कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 दिन के जम्मू के दौरे पर हैं। इंग्लैंड ने नीदरलैंड के खिलाफ 498 का स्कोर बनाया। 4 विकेट के नुकसान से अपनी ही ये स्कोर बनाकर उसने अपना ही 4 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे बड़े स्कोर का अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। इंग्लिश टीम ने 3 बल्लेबाजों के सेंचुरी के बदौलत टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर 498 रन का स्कोर बना दिया। सिर्फ 2 रन से वनडे क्रिकेट में पहली बार 500 रन का आंकड़ा नहीं छुआ जा सका। पिछला रिकॉर्ड 481 481 फॉर 6 का था। इंग्लैंड की टीम ने वो स्कोर 19 जून 2018 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018 में नॉटिंघम में बनाया था। वनडे की तारीख में तीसरी बार एक पारी में 3 बल्लेबाजों ने सेंचुरी इंग्लैंड की जानिब से फिल सॉल्ट, डेविन मरान और जोस बटलर ने खेली है। वनडे क्रिकेट की तारीख में ये सिर्फ तीसरा मौका है जब एक पारी में 3 बैट्समैन ने सेंचुरी लगाई। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।